हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आईबीपीएस आरआरबी पीओ के इंटरव्यू का, जो कि 18 को था। और फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा इंटरव्यू, और तीन जो हैं पैनल थे। मेरा थर्ड पैनल में था। और मेरा जो इंटरव्यू है वो 15 से 17 मिनट जो है वो चला। और 4 बजे के आसपास मेरा नंबर आया, क्योंकि आईबीपीएस का जो सर्वर था वो नहीं चल रहा था, जिस वजह से काफ़ी टाइम लग गया। तो जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया तो वहाँ पर 4 मेल लोग थे और एक फीमेल थी। आ, उनमें से एक सर के पास क्या था, लैपटॉप था, जिसमें वो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देख रहे थे। और तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका गुड नेम क्या है। वहीं से शुरुआत हुई, मतलब इंटरव्यू की। और फिर उन्होंने पूछा कि भी आपने जो है ग्रेजुएशन में क्या किया है। फिर ये पूछा कि कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, आप कहाँ के रहने वाले हो। तो वो मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ग्रेजुएशन के बाद क्या किया आपने, तो 2019 में ग्रेजुएशन अपनी जो है कंप्लीट कर ली। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं नैनीताल बैंक में वर्क कर रहा था, और 2 इयर्स जो है मैंने वहाँ पे काम किया है। तो उन्होंने कहा कि अब नहीं कर रहे हो क्या। तो मैंने कहा हाँ जी, वहाँ से मैंने रिज़ाइन दे दिया है 3 महीने पहले। तो कहने लगे कि भाई अभी आप क्या कर रहे हो। तो फिर मैंने बताया कि भैया अभी मैं जो हूँ एसबीआई में वर्किंग हूँ। और उन्होंने बोला कि पोस्टिंग कहाँ मिली हुई है, तो मैंने कहा मुरादाबाद में। तो फिर वो थोड़ा सा चौंक गए कि आप एसबीआई में काम करते हैं और आरआरबी के लिए आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कोई एग्ज़ाम और दिया है क्या, उसके बाद कुछ और कर रहे हैं क्या। तो मैंने कहा नहीं सर, अभी एग्ज़ाम और तो नहीं दिए, बट पहले दिए थे तो उन्हीं में से क्लियर हो गए हैं। और कैनरा में मुझे पीओ मिला है, पीएनबी में क्लर्क मिला है, और बाकी आज इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ यहाँ। तो फिर पांचों के पांच जो मेंबर थे वो काफ़ी, मतलब एक तरह से खुश हुए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। और बोला कि भाई वाह, कमाल हो गया यार, लोगों के पास एक एक नहीं है और तुम 3-4 गवर्नमेंट जॉब लेके चल रहे हो। तो फिर उनमें से जो पैनलिस्ट 1 थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे टॉफ़ीज़ जो हैं वो पड़ी थी, उन्होंने उठाया और मुझे लेने को कहा उसमें से एक टॉफ़ी। एक तो नहीं, मतलब उन्होंने आगे किया तो कहा कि इसमें से आप ये कुछ मीठा हो जाए, मतलब इस सिचुएशन पे कुछ मीठा हो जाए, तो ये उठाइए आप। तो थोड़ा मुझे लगा कि भाई उठाना चाहिए नहीं, या क्या करूं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये भी होता है कि उसके कई मतलब निकल सकते हैं। कि एक तो ये कि भी कि चलिए ठीक है, बस यहीं पे काम ख़त्म आपका, आप टॉफ़ी उठाइए और समझ लीजिए कि अब आपका सिलेक्शन यहाँ तो नहीं होने वाला। एक ये भी हो सकता है कि वो रियल में ही अब उसके लिए खुश हुए हों, कि एक ऐसा कैंडिडेट आया है जिसके मतलब पहले से ही काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर हैं, तो शायद उसके लिए ऑफ़र की हो। ठीक है, तो कुछ भी हो, मतलब उनके माइंड में क्या था वो मैं नहीं जानता। तो फिर थोड़ा मेरा रिएक्शन ऐसे ही था, मैं खुश नहीं हुआ या जो भी था। तो उन्होंने कहा शेयरिंग नहीं करनी चाहिए क्या, मैंने कहा हाँ जी करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ, तो वही तो किया हमने। तो मैंने कहा ओके सर। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि पैनलिस्ट 1 ने कि चलिए शुरू हो जाओ, बताओ फिर कि तुमने तो काफ़ी काम वगैरह किया हुआ है, तो ये बताओ कि भी बैंक के बारे में क्या जानते हो, अलग अलग तरह के बैंक्स, या फिर बैंकिंग इंडस्ट्री के सामने क्या चैलेंजेस हैं, या जो तुम्हारा मन करे वो बताओ बैंकिंग के बारे में। तो मैंने कहा जो मेरी प्रोफाइल थी मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको, तो उसके बारे में आप पूछिए। तो उन्होंने कहा अपनी प्रोफाइल में जो जो आपने किया वही बताइए। तो वो सारे मैंने जो भी काम किए थे वो मैंने गिनवा दिए। और अब यहाँ से क्या हुआ, क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। तो पैनलिस्ट 1 ने उसके बाद कुछ नहीं पूछा, पैनल 2 पे जो है वो शिफ्ट हो गया। सॉरी, पैनल 2 कह रहा हूँ, पैनल मेंबर 2 पे जो है वो शिफ्ट हो गया। और उन्होंने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किया, क्योंकि मैंने उसमें कोलेट्रल और सिक्योरिटीज़ इनके बारे में जिक्र किया था। तो उसके बारे में उन्होंने पूछ लिया कि कोलेट्रल क्या होता है ये बताओ। तो वो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप कोलेट्रल वगैरह की बात कर रहे थे, तो आप ये बताइए कि प्राइमरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है।
तो ये जो है ये मुझे आंसर आता था, बट मैंने जान के इसका आंसर नहीं दिया क्योंकि मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग यहाँ से और ज़्यादा होने लग जाती। तो मैंने यहाँ पर आंसर नहीं दिया और बोल दिया कि मैं एग्जैक्टली इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर जो थर्ड मेंबर थे वहाँ शिफ्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपने हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज और प्लेजिन की बात की थी, तो ये क्या होते हैं और इनके बारे में बताइए। तो वो मैंने बताया। उसके बाद फिर जो पैनल मेंबर 2 थे उन्होंने ही बोला कि भी तुमने डीआरटी का नाम सुना होगा, जो एन तुम्हारी ब्रांच थी नैनीताल बैंक की, वहाँ का क्या बिजनेस था, क्या एनपीए था, क्या क्या सीन था। तो वो मैंने बताया कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो 8 करोड़ के आसपास था, और जब मैं छोड़ के आया हूँ अब तो 1 करोड़ पर आ गया था। तो कहते फिर मतलब इतना कम कैसे हो गया। तो मैंने बताया कि कुछ रिकवर हुआ है और चार्ज वगैरह लेके, और कुछ राइट ऑफ भी किया गया है। तो कहते कि भाई कैसे रिकवर कैसे किया होगा। तो मैंने कहा रिकवर करने के लिए काफ़ी मेथड होता है। तो उन्होंने कहा डीआरटी का नाम सुना है। मैंने कहा हाँ जी, डेट डेट रिकवरी ट्यूनल। तो उन्होंने कहा कि उसमें कितने तक का लोन जो है वो प्रोसेस होता है या जो भी रिकवर होता है वो बताओ। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था, तो मैंने बोल दिया सर एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या 20 लाख का नहीं, 1 लाख का लोन भी जो है वो डीआरटी के अंदर जाएगा। तो मुझे ऐसे ही याद आ रहा था कि 1 लाख का लोन तो नहीं जाता होगा। तो मैंने बोल दिया नहीं जाता होगा, तो सेटिस्फाई रहे उस आंसर से। फिर उसके बाद पैनल मेंबर 4 मेल मेंबर जो है उन पे चला गया। उन्होंने फिर बोला कि भाई हरियाणा के बारे में बताओ कि हरियाणा का नाम हरियाणा क्यों पड़ा है। तो इसकी कई थ्योरी थी, और एक थ्योरी मैंने सही भी बताई कि भाई हरियाणा का नाम इसलिए हरियाणा पड़ा है क्योंकि ये जो है हरियाली जो है यहाँ पे शुरुआत हुई थी कुछ पुराने टाइम में, तो उसी से जो है इसका नाम रखा गया था हरियाणा। ठीक है, हरित प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो आंसर नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि वो कौन सी थ्योरी की बात कर रहे थे, तो मैंने बोला सॉरी सर कि मुझे नहीं पता। फिर उनमें से ही पैनल मेंबर 2 ने बोला कि हरियाणा का जो है कब बना था हरियाणा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने बोलना था 1966, बट किसी तरह से मैंने वहाँ पे क्या बोल दिया कि 1960, 1960 बोल दिया, 1966 बोलना था। तो वो चौंक गए कि भाई हरियाणा का एस्टेब्लिशमेंट ईयर ही तुम्हें नहीं पता, तुम हरियाणा से हो और तुम्हें पोस्टिंग भी जो है हरियाणा से ही चाहिए। तो मैंने कहा सर वो स्किप हो गया, मैंने 66 ही बोलना था बट 60 में बोल गया। तो कहते और उससे आगे क्या था, मैंने कहा 1 नवंबर। तो कहते कितने साल हो गए, तो मैंने बोला 50। तो उसके बाद वो कहते ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि तुम तो एसबीआई में ऑफिसर वर्क कर रहे हो या क्या कैसे। तो मैंने कहा क्लरिकल में जूनियर एसोसिएट्स। तो फिर उन्होंने कहा नैनीताल बैंक में। मैंने कहा वहाँ पे क्लर्क में ही था मैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जो नैनीताल है बैंक उसका मर्जर हो गया क्या। तो मैंने कहा नहीं उसका मर्जर तो नहीं हुआ, उस पे मतलब अंडर प्रोसेस है, कोशिश चल रही है, बट अभी मर्जर नहीं हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो कहते ठीक है। उसके बाद जो सारा इंटरव्यू है वो फीमेल मेंबर ने ही लिया। सिचुएशनल क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बताई थी कि भाई मैंने ये काम किया है, अकाउंट्स खोले हैं डिफरेंट तरह के या जो भी है। तो वहीं से उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि तुमने तो अकाउंट्स खोले हैं ना, तो ये बताओ कि भी उसमें रिस्क कैटेगराइजेशन होता है कुछ, वो क्या होता है। तो वो मैंने एक्सप्लेन किया। फिर वहाँ से एक सिचुएशनल क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि मान लीजिए कोई वीवीआईपी आपके ब्रांच में आ जाता है अकाउंट खुलवाने, और मान लो वो राहुल गांधी ही है, तो कैसे उसका वेरिफिकेशन करोगे और क्या प्रोसेस रहेगी, क्या उसका अकाउंट खुलेगा नहीं खुलेगा। वो कहता है मैं ब्रांच में नहीं आऊँगा, तो क्या करोगे। तो पहले तो मैंने बताया कि वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन की कैटेगरी में आएगा और हाई रिस्क की कैटेगरी में चला जाएगा। तो उनका वेरिफिकेशन जो है एक अलग तरीके से होता है। तो अगर वो ब्रांच में नहीं आना चाहेंगे तो हम वीडियो केवाईसी के थ्रू उनका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस हैं हमारे पास ऐसी। बट अगर ज़्यादा ही कुछ होता है तो
हम हायर अथॉरिटीज़ से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे डिस्कशन करके हम आगे की प्रोसेस बढ़ सकते हैं। तो क्योंकि अभी ये क्या है कि ऐसी सिचुएशन में मैं कभी फंसा नहीं हूँ और एग्जैक्टली मुझे नहीं समझ में आया क्या आंसर देना चाहिए, तो मुझे यही इतना ही समझ आया, तो मैंने इतना ही बोल दिया कि इतना ही मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, थोड़े सेटिस्फाइड लगे, थोड़े नहीं भी, ठीक है इस बात से। फिर उन्होंने कहा कि तुम अभी कितनी देर से बाहर बैठे थे, तो मैंने कहा 8:30 बजे मैं आ गया था और मेरा डीवी जो है लगभग 2-2:30 बजे के आसपास शुरू हुआ है और 4 बजे के आसपास जो है मेरा डीवी इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है। तो बोले कि इतनी देर क्यों बैठना पड़ा तुम्हें, तो मैंने बता दिया था कि भी जो सर्वर था वो नहीं चल रहा था, जिस वजह से IBPS का, और जिस वजह से इतना टाइम लग गया। तो कहते कि सेम सिचुएशन ब्रांच में भी आती है, तुम्हें पता ही है, अवेयर हो तुम इस चीज़ के। तो मान लो कि तुम कैश काउंटर पर बैठे हो और कोई इमरजेंसी वाले का वहाँ भीड़ है, काफ़ी लाइन लगी हुई है, बट कुछ को तो तुमने समझा दिया, कुछ लड़ भी रहे हैं कि कैश अभी दे दो, सर्वर कब चलेगा कब नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट कुछ उसमें 2-4 इमरजेंसी वाले केस हैं जिनको कैश तुम्हें अभी के अभी देना पड़ेगा, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो कैसे हैंडल करोगे। तो मैंने बताया कि इस सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं कि कुछ अल्टरनेट तरीके अगर हमारे पास हैं तो हम वो उसके थ्रू उनका कैश निकलवा सकते हैं। जैसे कि अगर ATM है बट ATM उनको चलाना नहीं आता है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उनका किसी तरह से ATM से कैश निकाल दिया जाए, ठीक है। और इसके अलावा अल्टरनेट और हैं कि उन्हें हम ट्रांसफ़र का तरीका बताएं कुछ, ठीक है। अगर वो मोबाइल चला सकते हैं, स्मार्टफोन चला सकते हैं, तो हम UPI के थ्रू उनका पैसा ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस केस में नेफ्ट RTGS तो काम करेंगे नहीं जब बैंक का सर्वर ही काम नहीं कर रहा है, DD नहीं हम दे सकते उन्हें बना के। तो कुछ अल्टरनेट तरीके हम बता सकते हैं, और नहीं तो फिर यही है कि भी हम उन्हें जो है वेट करने के लिए ही कहेंगे। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा है जो हम ब्रांच से दे सकते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली वहाँ पे जो है वो समझ नहीं आया कि ऐसा एग्जैक्टली हमारे ब्रांच में क्या होता है कि जो हम ऐसी सिचुएशन में दे सकते हैं, क्योंकि मैंने फेस की है ऐसी सिचुएशन, तो उसमें हमने ऐसा तो कुछ नहीं दिया। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि जो हमारे नॉन कस्टमर हैं उनको हम ऐसा कर सकते हैं कि जो डेली के कस्टमर्स हैं और जानने वाले हैं थोड़े, उनको जैसे चेक से पेमेंट हो रही है तो दूसरी ब्रांच से हम चेक वगैरह करवा के कि बैलेंस है या नहीं है, वो चेक करा के हम उनको बैलेंस वगैरह दे सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं, बट इससे के अलावा तो और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। तो ये जो चीज़ थी कि हम दूसरी ब्रांच से कुछ चेक वगैरह करा के हम बता दें, तो ये मैं वहाँ पे बताना भूल गया, क्योंकि मैथ्स हो चुके थे सुबह, तो मैथ्स हो चुके थे, इस वजह से ऐसा हुआ कि मतलब इतना कुछ यहाँ पे मुझे वापस भी आना था मुरादाबाद में, तो काफ़ी चीज़ें चल रही थी माइंड में। तो मैंने बोला कि मैं एग्जैक्टली पहुँच कर नहीं आ पाया, तो ये तरह से भी रहा, काफ़ी मतलब अच्छा माहौल था। और जो मतलब कि मैडम थी वो जो काफ़ी क्वेश्चनिंग कर रही थी, सिचुएशनल क्वेश्चन दे रहे थे, तो उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा था। तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का वो पॉजिटिव रहा, अच्छा इंटरव्यू रहा, माहौल अच्छा था अंदर का। और लास्ट में फिर उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। और इससे पहले उन्होंने जो मैडम थे, जैसे ही मैं उठने लगा तो उस टाइम पे वो मैडम ने बोला कि चलो एक लास्ट क्वेश्चन और, अब तुम्हें घर जाना भी होगा, काफ़ी टाइम हमने तुम्हारा ले लिया और तुम्हें भी जल्दी होगी और हमें भी थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि पहले ही इतना लेट हो गए हैं, अभी सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट्स भी बचे हैं और अभी तो फर्स्ट का ही चल रहा है। तो बस थोड़ा सा वो टाइम, एक क्वेश्चन लास्ट ये कि भी तुम सच सच बताओ कि भाई RRB में तुम ज्वाइन करोगे या नहीं, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन तो वही रखा है। तो मैंने कहा मैडम ज्वाइन करूँगा, तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए, नहीं तो मैं आता ही ना, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन ही हो रखा है 2-3 जगह पे तो मैं वहाँ जाऊँगा। और मैंने बताया भी है कुछ फैमिली के हेल्थ इश्यूज़ हैं, मतलब
पेरेंट्स के मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ ही टाइम स्पेंड करूँ और उनको हरियाणा में अपने पास ही रखूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, आप जा सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक उन्होंने बोला। और फिर मैंने थैंक यू किया और मैं वहाँ से निकल आया। तो इस तरह का इंटरव्यू रहा, मतलब अच्छा माहौल लगा था वहाँ का इंटरव्यू रूम का। सब पॉजिटिव सा लग रहा है मुझे। बाकी देखते हैं कि मार्क्स क्या मिलने वाले हैं मुझे, और होगा या नहीं होगा, दोनों ही बातें हैं। होगा तो मेरे लिए एक ऑप्शन और मिल जाएगा मुझे, नहीं होगा तो मेरे पास अभी बैकअप है, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे लिए। तो यही एक्सपीरियंस था मेरा IBPS RR BPO का। तो मार्क्स देखते हैं क्या रहेंगे, जो कि 28 के बाद पता लगेंगे मेंस के। कट ऑफ की वीडियो पहले ही बना दी है एक्सपेक्टेड, और लगभग वैसे ही रहेगा, आप देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।